Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Today we are going to discuss about the motor control issues and theories. We already discussed the basic concept. अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सारा मोटर कंट्रोल का बेसिक आपको बताया था कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने लगे। वो जो है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो वाइट बोर्ड पे हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये पीडीएफ की फॉर्म में जस्ट आपके पास एक फॉर्मेलिटी आती है कि पेपर में प्रेजेंटेशन क्या करनी है। इसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ और ये पीडीएफ जो है ये इनफ है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। मोटर कंट्रोल की बात करें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या आ रही है कि इसमें हम मोटर कंट्रोल की डेफिनेशन, डिफरेंट थेरीज, इसके प्रिंसिपल, इसके रिलेशनशिप, इसका कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट कि डेफिनेशन इसकी क्या आ रही होती है। मोटर कंट्रोल में सबसे डेफिनेशन इसकी क्या है कि इसमें रेगुलेट, डायरेक्ट, मैकेनिज्म, एसेंशियल फॉर मूवमेंट। मोटर का मतलब ही मूवमेंट। हमने डिस्कस करना है वो वाली चीज़ें जो रेगुलेट कर रही हो, जो डायरेक्ट कर रही हो, मैकेनिज्म जो मूवमेंट में आ रहा है। तीन चीज़ें की पहली बात हमने ये कर ली, दूसरी नेचर ऑफ मूवमेंट क्या और मूवमेंट प्रोड्यूस किस तरह होनी है। अच्छा जी, ये आ गया। तो ये कंट्रोल किस में होता है, हमारे न्यूरल, फिजिकल और बिहेवियर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक होगा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर ली। देन उसके बाद कि इसमें हो क्या रहा होता है। अब हमारे पास क्या आ रहा होता है कि ब्रेन जो है वो हमारी सेंसरी मैसेज को किस तरह इंटीग्रेट कर रहा है, हमारे सीएनएस किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या सेंसरी इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से बॉडी के पास किस तरह जा रही है और वो किस तरह कंट्रोल मूवमेंट को कर रहा है, क्या पेशेंट इंडिविजुअल उसको परसीव कैसे कर रहा है कि वो टास्क को किस तरह परफॉर्म किया जाए, और बेस्ट वे स्टडी मूवमेंट की क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में से आपने डेफिनेशन अच्छे से करनी है कि रेगुलेट, एबिलिटी टू रेगुलेट एंड डायरेक्ट द मैकेनिज्म एसेंशियल फॉर मूवमेंट, हाउ मूवमेंट इज प्रोड्यूस एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल आता है। ये स्पेसिफिकली हमारे पास नेचर और कंट्रोल ऑफ मूवमेंट के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए होता है, क्योंकि ये टर्म जो है वो हम अम्ब्रेला टर्म की तौर पे ले रहे हैं। न्यूरो के पेशेंट में देखेंगे अब ऐसे पेशेंट जिनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जिनमें कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ पोस्चर या मूवमेंट एसेंशियल फॉर फंक्शन है उसको इंप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ मूवमेंट की बात करें तो तीन इंट्रैक्शन आते हैं। वाइट बोर्ड पर भी मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया था कि इसमें इंडिविजुअल होता है, एक टास्क आता है और एनवायरनमेंट आता है। मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रही होती है। ठीक है, अब मूवमेंट के लिए क्या है कि टास्क और एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, जबकि इंडिविजुअल इन तीनों में होना मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तीन इंटरेक्शन हो रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल हो, एक टास्क हो, एक एनवायरनमेंट हो। और मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो टास्क और एनवायरनमेंट के बगैर नहीं हो सकती। फंक्शनल कैपेबिलिटी इंडिविजुअल की डिपेंड करती है कि वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है टास्क और एनवायरनमेंट पे। तो इसलिए फंक्शनल कैपेबिलिटी का पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एमसीक्यूज में कि टास्क और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो किस तरह इंटरेक्ट करे इंडिविजुअल का। ठीक है, अब ये देखें, ये अगर हम सर्कल में देखें तो इंडिविजुअल, टास्क और एनवायरनमेंट आ गई। देन उसके बाद हमारे पास आती है इंडिविजुअल कॉन्स्ट्रेन ऑफ मूवमेंट क्या आ रहे हैं। कॉन्स्ट्रेन एक दफ़ा कर लेना आपके लिए ज़रूरी है, एक दफ़ा देख ले कि इंडिविजुअल में कॉन्स्ट्रेन कौन कौन से आ सकते हैं। उसकी प्रिसेप्शन नहीं सही, कॉग्निशन नहीं सही, एक्शन नहीं सही। अब हमने ये तीनों लेवल पे, पेशेंट के लेवल पे जाके देखना है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मूवमेंट जो होती है कोऑपरेटेड एफर्ट होती है हमारी ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, अब इंडिविजुअल में क्या होती है कि उसकी प्रोसेप्शन ही नहीं सही, उसकी कॉग्निशन ही नहीं सही, ठीक है, या एक्शन ही नहीं सही, या हमने बहुत ज़्यादा टास्क डिफिकल्ट दे दिया, हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं ठीक था। ठीक है, अब देखिए एक्शन, परसेप्शन और कॉग्निशन, ये तीनों चीज़ें मूवमेंट में कॉन्स्ट्रेन है। ठीक है, देन इसके बाद परसेप्शन देखें, उसको लग रहा है ये 3 है, इसको लग रहा है 4, हम इसकी परसेप्शन तो नहीं ना चेंज कर सकते, उसके सोचने का नज़रिया तो नहीं ना चेंज कर सकते। दिस इज़ the main factor in individual and individual is a main factor in movement। अब ये देखें, ये एम्पटीज़ को लग रहा है इसे हाफ फुल लग रहा है, तो ये हर किसी की परसेप्शन है। अब कुछ कलर्स होते हैं, कईयों को अच्छे लग रहे होते हैं, कईयों को बुरे लग रहे होते हैं। ठीक है, तो कईयों को बाल खुले अच्छे लग रहे होते हैं, कईयों को बंद में अच्छे लग रहे होते हैं। डिफरेंट बंदे का डिफरेंट परसेप्शन होता है। देन देखिए, इसको अपने आप टाइगर लग रहा है, मिरर में कुछ एग्जांपल्स दी गई है। फिर उसके सेंसेशन एंड परसेप्शन जो होती है, ये सेंसेशंस गैदर करी होती है 6 सेंसेस से, और फिर वो सेंसेस जो होते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। मूवमेंट एंड परसेप्शन की बात कीजिए, परसेप्शन जो होती है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंप्रेशन इनटू साइकोलॉजिकल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करें, वो हमारी परसेप्शन आ रही है। ठीक है, सेंसरी में सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड कराता है स्टेट ऑफ अ बॉडी फीचर विद इन द एनवायरनमेंट क्रिटिकली टू रेगुलेट द मूवमेंट। सेंसरी
information is clearly integral of ability to act effectively within the environment. Thus, understanding the movement requires the study of system, controlling perception, role of perception, determining our action. So, perception आपने यही कर लिया कि perception हमारे पास क्या है कि sensory impression है, हम psychologically क्या देख रहे हैं उसमें, और इन्वायरमेंट क्रिटिकल किस तरह सेंसरी न्यूरॉन वगैरह से इंटरेक्ट करके इन्वायरमेंट से हमारे पास स्टिमुलस आता है और उसे हम परसीव किस तरह करते हैं. दिस इज़ आवर परसेप्शन. देन मूवमेंट एंड कॉग्निशन आ रहा होता है. ठीक है, पहले हमने परसेप्शन को पढ़ा, अब कॉग्निशन को पढ़ रहे होते हैं. अब ये परफॉर्म कर रहा होता है हमारे पास कॉग्निशन प्रोसेस जो होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू ब्रेन कह रहे थे. ये इंडिविजुअल की IQ या थिंकिंग कैपेसिटी को हम कॉग्निशन में लेके आ रहे होते हैं. अब कॉग्निशन जो होता है वो मूवमेंट को ब्रॉडली इंक्लूड करा. आपकी इंट्यूशन क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, आपके इमोशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये गोल में आ रही होती है. ठीक है, इंटेंशंस ये की होती है कि इसने क्या किया कि इसने इसको खाना है. ठीक है, ये इंटेंशन है हमारी. ठीक है, ये होना भी ज़रूरी है. इंटेंशन ये भी है कि बैंकर कह रहा है कि मैंने की है चोरी यहाँ पे. ठीक है, ये आ रहा है. देन उसके बाद इंटेंशन ये भी है लिसन टू मी, टीचर को ट्रैप करने के लिए ये इंटेंशंस है. इस तरह करके एक डायग्राम सी फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है. मोटिवेशन ये होती है कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ फलां काम किया जाए. देन उसके बाद मूवमेंट एंड कॉग्निशन में ये भी आ रहा होता है कि हमारे एक्शन सिस्टम होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं कि अचीव करें स्पेसिफिक गोल के लिए. अब कॉग्निशन की 3 चीज़ें होती हैं. एक इसमें आता है टाइम, आता है हमारे पास प्लेस, आता है और पर्सन आ रहा होता है. ठीक है, मूवमेंट और एक्शन में क्या होता है, स्टडी मोटर कंट्रोल इंक्लूड कर लेते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम डेट कंट्रोल द एक्शन. ठीक है, एक्शन भी उसी में ही आ रहा होता है. अब जैसे कि हम पर्टिकुलर एक्शन वॉकिंग, रनिंग, स्माइल हो गया, स्टैंडिंग वगैरह हो गया. अब ये एक्शन जो होता है वो हमारा मोटर आउटपुट आ रहा होता है CNS से और बॉडी के इफेक्टिव सिस्टम तक जा रहा होता है. बॉडी जो होती है वो हमारे हाई नंबर ऑफ मसल्स, जॉइंट्स वगैरह से जो कंट्रोल कर रही होती है. और स्टडी मोटर कंट्रोल इंक्लूड सिस्टम एंड कंट्रोल एक्शन आते हैं. कॉन्स्ट्रेन ऑफ मूवमेंट की बात की जाए तो अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट क्या आ सकते हैं कि डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ टास्क बिंगिंग परफॉर्म. अगर हाई परसेप्चुअली कंपोनेंट टास्क है, मैनिपुलेटेड है, बॉडी मूवमेंट है, या हमारे पास फंक्शनल कैटेगरी है, टास्क एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, वो सारे इसके मूवमेंट के कॉन्स्ट्रेंट आ रहे होते हैं. अब क्लासिफिकेशन आ जाती है फंक्शनल टास्क को. अब इंडिविजुअल को हमने डिस्कस कर लिया, अब टास्क की कैटेगरी में आ रहे हैं. टास्क आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने थेरा पढ़ी थी, तो थेरा के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही हमने पढ़ा था कि उसमें बड़ा थेरा की डेफिनेशन के बाद बड़े डिटेल में हमने पढ़ा कि टास्क जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हम हर्डल्स डालते हैं, फ़ौरन नहीं कह सकते. अब हमारे पास एक पेशेंट आया है, फॉर एग्जांपल उसकी बेड मोबिलिटी होनी चाहिए. बेड मोबिलिटी के बाद हम जो होता है वो स्टेबिलिटी पे आते हैं. ये बेड मोबिलिटी के बाद ट्रांजिशन पे आते हैं, ट्रांजिशन के बाद स्टेबिलिटी पे आते हैं, फिर प्रोप्रियोसेप्शन कर रहे होते हैं. अब पेशेंट आए फ़ौरन ही हम उसको प्रोप्रियोसेप्शन नहीं देंगे. और इसी के साथ हमने थेरा की भी बुक में एक टेबल किया था ओपन और क्लोज इन्वायरमेंट का, जिसमें हम कहते हैं कि पहले हम क्लोज इन्वायरमेंट में पेशेंट को ट्रेन करते हैं, उसके बाद ओपन इन्वायरमेंट में हम देते हैं उसे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम उसे कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो लेके नीचे तक जाओ. ठीक है, उसको वापस लेके आओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते में हर्डल्स ऐड कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको क्लोज से ओपन की तरफ ले जाते हैं कि बाहर से चीज़ लेके आओ. ठीक है, ये सारे होते हैं. हम डायरेक्ट बाहर नहीं भेज सकते, उसका बैलेंस न्यूरो का पेशेंट है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टास्क किस तरह. मोबिलिटी टास्क अभी मैंने बताया, बेड मोबिलिटी, ट्रांसफर्स ट्रांजिशन सेट. अगर बेड मोबिलिटी है वो रोल कर रहा है, प्रोन में आ रहा है, सुपाइन में आ रहा है, दोबारा सुपाइन में आ रहा है, प्रोन में आ रहा है, तो वो बेड मोबाइल पेशेंट है. देन उसके बाद उसका हमारा अगला टास्क होता है कि ट्रांसफर, सिट टू स्टैंड, स्टैंड टू बेड पे जाना, बैक उस पर दोबारा खड़े हो जाना. ये सारी वन लेग स्टैंड वगैरह आ जाता है. ADLs, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ADLs कर सके हो ग्रूमिंग, टोलिंग वगैरह अपनी कर सके, ड्रेसिंग कर सके. IDL जो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ को कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल ये होती है कि अब डिफरेंट किस्म की डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल एक टीचर की आइडियल्स जो है वो डिफरेंट है एज स्टूडेंट के. ठीक है, एक शेफ़ के डिफरेंट है टीचर से, टीचर के डिफरेंट है डॉक्टर से. तो डिफरेंट आइडियल्स होते हैं. ठीक है, उसको उसके लिए ट्रेन कर रहे होते हैं. देन उसके बाद
टास्क के एट्रीब्यूट्स आते हैं, डिस्क्रीट दे रहे थे, कॉन्टीन्यूस मूवमेंट दे रहे थे, स्टेबिलिटी के और मोबिलिटी के टास्क दे रहे थे, मैन्युपुलेटिंग दे रहे थे, इंटेंशंस ओपन और क्लोज टास्क दे रहे थे, जो हमने थेरा में डिस्कस किए हुए। डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टीन्यूस की बात करें तो डिस्क्रीट में हमारे पास क्या आ रहा है कि रिकग्नाइज द बिगिनिंग एंड एंडिंग। डिस्क्रीट वो टास्क होंगे जिसकी बिगिनिंग भी पता और एंडिंग पता है। कॉन्टीन्यूसली नॉन रिकग्नाइज है। एंड पॉइंट इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। परफॉर्म किया आपने क्या, सिट टू स्टैंड करें। अब डिस्क्रीट टास्क मैंने दिया पेशेंट को कि आपने खड़े होना है और बैठना है, बॉल को किक करना है, ठीक है, ये डिस्क्रीट आर्ट है। इसका एक टाइम है, एक टाइम पे खड़े शुरू होना है और एक पे खत्म होना है। कॉन्टीन्यूस टास्क क्या होगा, कब वॉकिंग करते रहे, रनिंग करते रहे, जंपिंग करते रहे, दिस इज कॉन्टीन्यूस टास्क। देन स्टेबिलिटी आ जाती है और मोबिलिटी टास्क आते हैं। स्टेबिलिटी टास्क हमारे पास वो वाले टास्क होते हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि नॉन मूविंग बेस के ऊपर सपोर्ट पे सिटिंग या स्टैंडिंग करें, ठीक है, तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी है। देन उसके बाद हम क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी की डिमांड को इंक्रीज करते जाते हैं, सिटिंग से स्टैंडिंग की तरफ, पोस्चर कंट्रोल की तरफ, ये सारे हमारे स्टेबिलिटी टास्क होते हैं। मोबिलिटी वॉकिंग और रनिंग में कितनी आ रही हैं, ठीक है, फिर आप ऑब्स्टिकल्स क्लियरेंस करते जाते हैं। जैसे जैसे आपको पता लगता है कि हाँ पेशेंट ठीक हो रहा है, इसमें बेहतरी आ रही है, तो आप ऑब्स्टिकल एड्स करते हैं और फिर उसके बाद हर्डल्स रिमूव करने लग जाते हैं। देन इंट्यूशन आ जाते हैं। लो इंट्यूशन डिमांड आ रहा होता है, हाई इंट्यूशन। स्टैटिक पोस्चर सिटिंग और स्टैंडिंग लो इंट्यूशन है। हाई डिमांड क्या है कि आपने वॉक करना है, डाउन हिल डाउन स्टेयर करना है, ठीक है, पॉलिश सरफेस पे मूव करना है, ये हाई इंट्यूशन डिमांड आपके कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युपुलेटिंग आता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग से लिफ्टिंग और लाइट लोड और फिर हैवी लोड की तरफ जाना है, ठीक है। अब मैन्युपुलेटिंग कंपोनेंट जो होता है ना, ये हमारी डिमांड के ऊपर होता है, ठीक है, जिस तरह डिमांड बढ़ती जाती है हम भी चेंज करते जाते हैं। स्टैंडिंग में पहले पेशेंट को लेके आए, फिर उसको कहा कि थोड़ा वजन उठाए, फिर आहिस्ता 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 हाई वेट की तरफ चले गए। ओपन वर्सेस क्लोज आ रहा होता है। ओपन का तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ओपन एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर इंट्रैक्शन हो रहा है हमारे पास, अनप्रिडिक्टेबल, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, टेनिस खेल रहा है, सॉकर्स वगैरह खेल रहा है, ये सारा ओपन है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो होता है ये हमारे पास बॉर्डर मूवमेंट के लिए ला रहा होता है, तो ये जो ज़्यादा स्टेबल पेशेंट होते हैं उनको हम ओपन की तरफ लेके जाते हैं। जबकि क्लोज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जो फिक्स और हैबिचुअल पैटर्न के लिए होता है, फिक्स प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट होता है, ऑफ्टन परफॉर्म किया जाता है, जैसे कोई भी क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, और इन चीज़ों में जो होता है वो हम क्लोज एनवायरनमेंट प्रेफरेबली कर रहे होते हैं। मोबिलिटी स्टेबिलिटी टास्क एट्रीब्यूट्स क्या आ गए, मोबिलिटी, मैनिपुलेशन एंड स्टेबिलिटी आ गए। इन्वायरमेंट भी कर लिया, रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में कॉन्स्टेंट मूवमेंट के क्या आ सकते हैं, टास्क जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट में आप हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट फीचर्स आ रहे होते हैं। अब फंक्शन ऑफ CNS क्या होता है कि वो कंसीडर करे उस एट्रीब्यूट और इन्वायरमेंट को कि वो किस तरह की प्लानिंग है टास्क की, ठीक है। रेगुलेटरी फीचर्स आ रहे होते हैं जिसमें साइज, शेप, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन रेगुलेटरी भी आ रहे होते हैं, बैकग्राउंड का नॉइज और प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन वगैरह, ये भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं ना। रेगुलेटरी फीचर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पुरसकून माहौल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नीट है और चीज़ों की शेप वगैरह भी पता है, रेगुलेटरी। लेकिन आप ऐसे ही टर्शरी केयर हॉस्पिटल वगैरह में चले, वहाँ शोर, गंदगी और ये सारी चीज़ें वगैरह, तो नॉन रेगुलेटरी फीचर्स आएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए कि हमने इन्वायरमेंट में रेगुलेटरी, नॉन रेगुलेटरी किया, इंडिविजुअल में कॉग्निशन, उसकी परसेप्शन, उसका एक्शन, और जबकि हमने टास्क में मोबिलिटी टास्क किए, स्टेबिलिटी टास्क किए और मैनिपुलेशन किए। और अब हमने क्या किया, जेंटलाइज टेक्सोनॉमी ऑफ मूवमेंट टास्क में क्या होता है कि साइंटिस्ट था कोलंबो का, न्यूयॉर्क, इसने कैटेगराइज की थी कि ओपन से क्लोज में, स्टेबिलिटी से, मोबिलिटी से और मैन्युपुलेशन कर रहे होते, 3 कॉन्टिन्यू बताए थे इसने, ठीक है। और एक्शन लेवल भी बताया था, मूवमेंट लेवल भी, और न्यूरोमोटर प्रोसेस लेवल भी बताया था। एक्शन लेवल ये होता है कि पेशेंट की एबिलिटी कि वो अब बेड से उठे। हमने बिहेवियर आउटकम को देखा कि इन्वायरमेंट के साथ मूवमेंट को एनालिसिस किया कि मूवमेंट लाइंग टू स्टैंडिंग या नेक्स्ट टू द बेड हुए। देन उसके बाद उसकी सेंसेशंस वगैरह को, परसेप्शन, मोटर कोऑर्डिनेशन को देखा, तो कंट्रोल इन मोबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।